हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा यादव नए अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के चैप्टर 3 से मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसका हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उसको पढ़ लीजिएगा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम अंदर पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है और स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। शुक्राणु पुरुष से वजाना के अंदर पहुँचाने में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं और सेक्स के दौरान कौन कौन सी ग्रंथियाँ सहायक होती हैं, इनके बारे में चर्चा करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन अंग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक जनन अंग, दूसरा है सहायक नलिका या एसेसरी डक्ट, और तीसरा है सहायक ग्रंथि या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं, और चौथा हमारा है बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनिटालिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें से हम पहले टॉपिक के बारे में पहले चर्चा करते हैं, प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है? टेस्टिस यानी कि विसरण है। प्राथमिक जनन अंग क्या है? पुरुष का प्राथमिक जनन अंग क्या है? विसरण, या इंग्लिश में बोले तो टेस्टिस। टेस्टिस क्या हमारा प्राथमिक जनन अंग है। और यही प्राथमिक जनन अंग है, इसी के अंदर जितनी खुराफातें होती हैं, जितना बच्चे कांड करने के लिए प्रेरित होते हैं, सब इसी के कारण होते हैं। इसी विसरण यानी टेस्टिस के कारण ही होता है। यानी कि जब बच्चा जो होता है 13 साल जब क्रॉस कर रहा होता है, या 12 साल ही क्रॉस कर रहा होता है, आपके बच्चे तो जल्दी जवान हो जाते हैं, यानी कि 12 साल जब क्रॉस कर रहा होता है तो तब क्या होता है कि ये टेस्टिस जो होता है डेवलप होता है। और ये जब टेस्टिस डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उस बच्चे के अंदर जो है सेक्स की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जब सेक्स की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं तो ये फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इसके दिमाग में विभिन्न प्रकार की अनेकों खुराफाते बातें चलती हैं। कई बार तो ये कांड भी कर आता है। तो सब ये जो होता है सब इसके टेस्टिस की वजह से होता है। इन सब बातों से, यानी कि इन सब चीज़ों से सबके लाइफ में आती हैं। इस रास्ते से सबको गुजरना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं टेस्टिस अगर हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए, चलिए हमारे बॉडी से नहीं, बहुत से जानवरों को आप देखे होंगे कि इस टेस्टिस जो होता है इसको निकलवा दिया जाता है। तो वो जानवर क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लग सकते हैं, बैल हो गया। जो सांड होता है उसके पास टेस्टिस होता है, लेकिन जो बैल बनाते हैं जिसको, उसका टेस्टिस निकलवा दिया जाता है। टेस्टिस निकलवा देने से क्या होता है, वो गाय की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, तो अपना काम बढ़िया मेहनत से करता है। और जिसे आपने देखा होगा बकरे, जो बकरा होता है उसका भी टेस्टिस निकलवा दिया जाता है, या कुछ लोग निकाल देते हैं अपने, इसको तो घर पे ही इसका वो कर देते हैं समाधान। बकरे का जब टेस्टिस निकलवा दिया जाता है तो ये बकरा जो होता है ये बकरी के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर ऐसे मनुष्य का भी टेस्टिस निकलवा दिया जाए तो ये सब जो खुराफातें होती हैं इनके अंदर, ये भी सब बंद हो जाएंगी। तो जो हमारा काम होता है, यानी कि जो हमारे सेक्स के लिए प्रेरित करता है, या जो भी उससे रिलेटेड, यानी कि सेक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अंदर चलता है, वो सब विसरण की वजह से चलता है। अगर मान लेते हैं कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले लोगों के आता है पेनिस। पेनिस जो है ये रिप्रोडक्टिव आर्गन तो है, लेकिन इसका केवल 2 ही काम है। पहला काम यह है कि ये यूरिन को बाहर निकालता है, यानी कि मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है, एक माध्यम है मूत्र को निकालने का। और दूसरा काम है कि ये स्पर्म को फीमेल के अंदर प्रवेश कराने का एक काम करता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा विसरण जो होता है, ये विसरण हमारे एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमेन कैविटी यानी कि उदर गुहा में पाया जाता है। अगर एब्डोमेन कैविटी को आपको नहीं पता है तो स्क्रीन में भी तो नहीं दिखा सकते, आपको हम यहीं पे बना के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, मान लेते हैं कोई आदमी है। अब इस आदमी को 3 भागों में बांटा गया है, किसी भी आदमी को 3 भागों में बांटा गया है।
सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं हेड, बीच वाले भाग को कहते हैं थोरैक्स, और सबसे निचले भाग को यानी कि यहाँ पेट से नीचे वाले भाग को हम कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन कैविटी कहा जाता है या उदर गुहा कहा जाता है, उदर गुहा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारे पेट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। और इसी एब्डोमेन कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। और ये टेस्टिस जो होता है हमारा, हमारे बॉडी के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। उस थैली को हम कहते हैं विसरण कोश। जिस थैली में वो पाया जाता है उस थैली को हम क्या कहते हैं, विसरण कोश कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो स्क्रोटम सैक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रोटम सैक कहते हैं। ये स्क्रोटम सैक जो होता है ये हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 गुना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या तापमान कम रखता है। कम रखता है, क्यों कम रखता है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर पे हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बॉडी के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम विसरण कोश कहते हैं, उसमें रखा गया है। विसरण कोश जो होता है हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए यानी शुक्राणु जनन के लिए ये टेम्परेचर आवश्यक है। अभी विसरण जो होता है, विसरण की चौड़ाई जो होती है वो, जैसे विसरण की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और विसरण की लंबाई जो होती है, विसरण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो याद करने में भी आसान है, 2-3 चौड़ाई और 4-5 लंबाई। 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, याद करने में भी आसान है। अब हम बात करते हैं विसरण की संरचना के बारे में कि विसरण की संरचना किस प्रकार से अंदर से दिखती है। यानी कि हम आपको जैसे विसरण है, विसरण का क्रॉस सेक्शन काटेंगे, यानी जैसे एक विसरण है, विसरण को इधर से काट के और ये वाला पोर्शन आपको हम सामने से पूरे एकदम, और ये मान लीजिए आपको माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखा रहे हैं। तो जिसे मान लेते हैं क्या है, ये विसरण है। क्या है? विसरण है। अब इस विसरण को हम कट कर रहे हैं और कट करने के बाद अब इस विसरण को हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। तो जूम करके जब दिखा रहे हैं यानी कि माइक्रोस्कोप से बड़ा करके जूम करके दिखा रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार की बहुत सारी कंपार्टमेंट यानी कक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी कक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन कक्ष का नाम रखा जाए। तो इस प्रकार से 200 से 250 कक्ष दिखाई देते हैं, यानी कि 250 कक्ष दिखाई देते हैं, लगभग 250 कक्ष दिखाई देते हैं। और इन कक्षों को नाम देते हैं विसरण पालिका। क्या कहते हैं? विसरण पालिका कहते हैं। विसरण पालिका या टेस्टिकुलर लिब्यूल कहा जाता है। अब इस विसरण पालिका के अंदर, जिसे मान लेते हैं क्या है, एक कंपार्टमेंट, ये कक्ष है। अब ये भी एक विसरण पालिका है। अभी विसरण पालिका के अंदर जो है भी 2-3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विसरण पालिका के अंदर भी 2-3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे 2 या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लगभग 2 या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। इस विसरण पालिका के अंदर भी 2 से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने इसलिए कहीं 2 बना दिया है, कहीं 3 बना दिया है। तो इसमें आप कोई डाउट नहीं है कि 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। 2 से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन कोशिकाओं 2 से 3 प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इन कोशिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजनक
नलिकाएं। तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, या सेमनीफेरस इन कोशिकाओं को शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये भी दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम थोड़ा बाहर करके दिखाते हैं। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिससे एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका होती है। इस प्रकार से परत बनाई होती हैं, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। इस प्रकार से इनके बीच में एक परत बना होता है। तो जो छोटी कोशिका होती हैं उनको सर्टोली कोशिकाएं बोला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सर्टोली कोशिकाएं। और जो बड़ी वाली कोशिका होती है, जो छोटी वाली कोशिका को सर्टोली कोशिकाएं और बड़ी वाली कोशिका को नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं। बड़ी वाली कोशिका को नर जर्म कोशिकाएं, नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं। नर से इंग्लिश में इस पर मेटोगोनिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अभी जो हमारा नर जर्म कोशिकाएं हैं, ये नर जर्म कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया जो है, यही शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी कि टेस्टिस के अंदर हमारा शुक्राणु कहाँ बनता है? नर जर्म कोशिकाओं में बनता है, नर जर्म कोशिकाओं के अंदर बनता है। यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमारा स्पर्म बनता है। और जो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं इस नर जर्म यानी शुक्राणु जो है, इन्हीं को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। भाई शुक्राणु निर्माण तो हो गया। अब शुक्राणु निर्माण हो गया तो इसको जीवित रहने के लिए भी कुछ पोषण चाहिए, यानी कि भोजन चाहिए। तो ये भोजन कहाँ से मिलता है? ये सर्टोली कोशिकाएं इसको भोजन देती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति में 7 ml शुक्राणु का सिक्रीशन होता है, यानी कि निष्कासन होता है। यानी 7 ml शुक्राणुओं का निष्कासन यानी सिक्रीशन होता है एक बार में। तो 7 ml, अच्छा बहुत लोगों को 7 ml नहीं पता होगा। 7 ml कितना होता है? 7 ml ये है कि आप अगर 7 ml नहीं जान पा रहे हैं कितना होता है, तो आपके घर में या किसी मेडिकल पे जाइए, एक जो उसका सिरप आता है, सिरप के ऊपर एक छोटी सी ढक्कन लगी होती है। जो ढक्कन लगा होता है सिरप के ऊपर, वो 10 ml का होता है। 10 ml 5 ml का आता है। तो 10 ml में देखिएगा तो 10 ml होता है, उस पर 3 लाइनें खींची होती हैं और ऊपर सबसे लिखा रहता है 10 ml, फिर 7 ml, 7.5 ml और 5 ml करके ऐसे लिखा होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 ml कितना होता है। और अगर इसमें कहें तो 7 ml, और अगर नंबर में कहें तो कम से कम 2 से 3 मिलियन स्पर्म जो है एक बार में सिक्रीट होता है। कितना? 2 से 3 मिलियन स्पर्म एक बार में सिक्रीट होता है। 2 से 3 मिलियन का अगर बात करें तो 20 से 30 लाख शुक्राणु जो है एक बार में सिक्रीट होता है, यानी कि एक बार में निकलता है। अगर इससे कम निकलता है तो वो बीमारी है उसकी, तो उस पुरुष में बीमारी है, उसका इलाज कराना चाहिए और इलाज कराने से ठीक भी हो जाता है। जिससे ये दिक्कतें जो है
बहुत लोगों में कब आती है, जब बहुत लोग क्या होते हैं मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, यानी कि हस्त मैथुन जो बच्चे ज़्यादा करते हैं उनमें ये दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। या तो स्पर्म की जो है स्पर्म की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि 7 ml स्पर्म एक बार में सिक्रीट होना चाहिए, तो 7 ml से अगर 5 ml हो गया, तो अगर किसी का स्पर्म अगर 7 ml सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए उसमें बीमारी है, और ये बीमारी जब तक रहेगी तब तक वो कभी पिता नहीं बन सकता। अगर ये दिक्कत है तो उनको इलाज करवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि दिक्कतें होती हैं। पुरुषों में दिक्कतें क्या होती हैं, या तो स्पर्म 7 ml से कम उनका सिक्रीट हो रहा होता है, या कि स्पर्म की गतिशीलता कम हो जाती है। ये सब दिक्कतें होती हैं, और ये सब दिक्कतें आती हैं मास्टरबेशन या हस्तमैथुन के द्वारा होती हैं। जो बच्चे ज़्यादा करते हैं उनमें ये दिक्कतें आती हैं। तो क्या होता है कि दिक्कत क्या है, पुरुष में है, और जैसे पुरुष है यानी कि हस्बैंड है, और इलाज की मान लेते हैं वो संतान पैदा नहीं कर पा रहा है, तो इलाज किसका कराएगा, अपनी पत्नी का इलाज कराएगा। क्यों कराएगा, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज्ञान ही नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में जो अपने से रिलेटेड जानकारी है उसको भी तो अर्जित करना चाहिए, ताकि ये सब जानकारी होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं इस बारे में जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ताकि इन समस्याओं से वो बच सके। अब हम बात करते हैं, जैसे अब तो ये हमारा हो गया सर्टोली कोशिकाओं से क्या बनता है, सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं, नरजन कोशिकाएं इस थोड़ा। अब देखिए, अभी हमारे टेस्टिस के अंदर क्या संरचना है। अब इस टेस्टिस के अंदर जो ये हैं क्या है, जो कंपार्टमेंट दिख रहे थे इनको क्या बोले थे हम, 250 कक्ष जो थे इनको हम विसरण पालिका या टेस्टिकुलर लेबुल बोले थे। अब इस टेस्टिकुलर लेबुल जो है इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारा स्पेस दिख रहा है। ये सब क्या है, स्पेस है। इस स्पेस जो आपको दिख रहा है, इस स्पेस को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहा जाता है। इस स्पेस को अंतराली अवकाश के नाम से जाना जाता है। इस स्पेस को अंतराली अवकाश कहा जाता है। और इस अंतराली अवकाश में क्या पाई जाती हैं, इस अंतराली अवकाश में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस अंतराली अवकाश में क्या पाई जाती हैं, इस अंतराली अवकाश में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर वाहिकाएं होती हैं। भाई टेस्टिस को भी तो ब्लड चाहिए, पोषण वोषण चाहिए, कहाँ से मिलेगा, तो इसी रुधिर वाहिकाओं से मिलता है। रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, जो स्पेस जो होता है इन कक्षों के बीच में यहीं पे पाया जाता है। और इसके इन स्पेस में और भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, और भी कुछ कोशिकाएं होती हैं। तो इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, और अंतराली अवकाश में इस प्रकार की कुछ और कोशिकाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिका तो बहुत मस्त हैं। जितने मनुष्य के अंदर जो भी खुराफात होता है, यानी कि सेक्स के प्रति जो उसके अंदर भावनाएं आती हैं, सारी भावनाएं इसी लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही आती हैं। यही लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही आती हैं। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि ये लीडिंग कोशिका जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। अब ये एंड्रोजन हार्मोन जो है जब मनुष्य के अंदर सिक्रेट होता है तो उसके अंदर सेक्स की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जो उसके अंदर सेक्स की भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और भी विभिन्न प्रकार की उसके अंदर खुराफात चलती है। तो इन सारी समस्याओं का जड़ जो है ये हमारी लीडिंग कोशिकाएं हैं। और लीडिंग कोशिकाएं क्या हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो है ये हमारे सेक्सुअलिटी बिहेवियर को कंट्रोल करता है।
अब हम बात करते हैं सहायक जनन अंग के बारे में। तो ये सहायक जनन अंग का जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली टेस्टिस का स्ट्रक्चर ही है, जिसमें ये जो ऊपर वाली परत आपको दिख रही है, ये ऊपर वाली भाग, इसे ही विसरण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही विसरण कोश कहा गया है। और ये अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अब ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, यानी कि जूम नहीं किया गया है, इसलिए एक कुंडली टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है। एक्चुअली जो डायग्राम एनसीईआरटी की आती है उसमें इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। तो इसमें जो ये पालिका दिख रही है, यही पालिका उसी में हमने दिखाया था बड़ा करके। तो यही पालिका जो है, यही पालिका ये क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। और इन शुक्रजनक नलिकाओं से बहुत सारी पाइपें निकलती हैं। इन पाइपों की मदद से ही शुक्राणु क्या करता है? ये शुक्राणु जो है ये टेस्टिस से निकलकर और पेनिस के थ्रू बाहर जाता है। इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जाल जैसी संरचना दिख रही है, इस जाल जैसी संरचना को विसरण जालिका कहा जाता है। और यहाँ ऊपर इस पोजीशन को, इस नली के पोजीशन को शुक्रवाहिका कहते हैं। और इस पोजीशन को अधिवितरण कहा जाता है, और इसको शुक्रवाहक कहा जाता है। यानी कि जो बाहरी वाले भाग को दिख रहा है, यहाँ से ये पार्ट, इसके बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं। और शुक्रवाहक के बाद आता है मूत्रमार्ग, यानी कि पेनिस के द्वारा फिर विसरण बाहर निकलता है। तो ये सीक्वेंस भी बता दें कि सबसे पहले कहाँ शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ? शुक्राणु का निर्माण नरजन्म कोशिकाओं में हुआ। नरजन्म कोशिकाएं कहाँ हैं? नरजन्म कोशिकाएं कहाँ हैं? अरे भैया, शुक्रजनक नलिका के अंदर तो हैं नरजन्म कोशिकाएं। तो शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या हुआ? इस स्पर्म का निर्माण हुआ। चलिए मान लेते हैं स्पर्म या शुक्राणु। इस शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ? शुक्राणु का निर्माण जो है ये शुक्रजनक नलिका के अंदर हुआ। अब शुक्रजनक नलिका से अब शुक्राणु कहाँ आएगा? अधिविसरण में आएगा, यहाँ पे आएगा। अधिविसरण से शुक्रवाहक में आता है। शुक्रवाहक यानी कि इसके थ्रू आता है, एक पाइप की संरचना है। और इस शुक्रवाहक से फिर अधिविसरण में आएगा, यहाँ पे आएगा, इस रास्ते से। अधिविसरण से शुक्रवाहक में जाएगा। शुक्रवाहक ये पार्ट है आपका। और शुक्रवाहक से मूत्रमार्ग के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। मूत्रमार्ग यानी पेनिस के द्वारा फिर ये बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई प्रकार का डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सहायक ग्रंथियाँ और एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि ये जानकारी और भी लोगों को मिल सके। थैंक यू।